फ्रेंड्स, आप संघर्ष कर रहे हैं क्या? आप सीए बनना चाहते हैं? आप या सीए बन गए हैं तो सफलता की ओर आगे जाना चाहते हैं, या तो कोई और फील्ड में हैं और संघर्ष आता है तो उसमें सफल कैसे बने वो कुछ सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं आप सभी की मदद से वेलकम करना चाहती हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील भाई तलाटी, जो अहमदाबाद से हैं और गुजरात से हैं, और वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं आईसीएआई के। तो ज़रूर हम सभी वेलकम करेंगे। सुनील भाई के बारे में थोड़ा बताऊँ तो सुनील भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ही सीनियर, लेकिन साथ साथ में 3 जनरेशन्स उनकी फैमिली में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। दूसरा है 500 स्क्वायर फीट्स की ऑफिस से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी और आज 500 प्लस लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा गया है। और साथ साथ में सुनील भाई अलग अलग संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने अलग अलग सेवाएं दी हैं, जैसे यहाँ की कर्णावती क्लब, राजपथ क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रोटरी क्लब, ऐसे कई सारी अलग अलग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट अहमदाबाद ब्रांच, चार्टर्ड अकाउंटेंट WIRC यानी कि वेस्टर्न रीजनल काउंसिल, तो ऐसे मुंबई में ऑफिस है। तो ऐसे कई सारे अलग अलग सेवा उन्होंने दिए हैं, यानी कि वो निमित्त सोल है जिन्होंने बहुत सारी सेवा ये की है। तो हम ज़रूर मिलना चाहेंगे और आप सभी के सपोर्ट से मैं उनको वेलकम करना चाहती हूँ। तो सुनील भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल सीए डॉक्टर फाल्गुनी यूट्यूब पर। नमस्ते, मैं हूँ आपकी डिवाइन सिस्टर फाल्गुनी। आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सुनील भाई तलाटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द ग्रेट पर्सनालिटी। बस अभी धीरे धीरे आप सभी को पता चलेगा कि ऐसी महान हस्ती हमारे साथ है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनसे सुनेंगे। तो सुनील भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। दर्शक मित्रों, मैं आपसे बहुत खुशी से कहना चाहूँगी कि हमारे भाई साहब जो हैं वो अहमदाबाद से हैं और वाइस प्रेसिडेंट 2006-07 में ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बाद में 2007-8 में प्रेसिडेंट रह चुके हैं ICAI। तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात के वो पहले वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट हैं। तो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ऐसे आत्मा को हम सभी बहुत बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। वंस अगेन आपका धन्यवाद, बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद। तो भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे दर्शक मित्र भी जानना चाहेंगे कि आपने इतनी सौजन्यता से गुजरात की सेवा की, पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी में, और बाद में आपने दिल्ली जाकर एज प्रेसिडेंट भी सेवाएं दी ICAI में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में। तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि आप फैमिली लाइफ में आप क्या क्या हैं, कौन कौन हैं, और आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसे रही, और कॉलेज कहाँ से किया, और आर्टिकलशिप कहाँ से आपने किया। तो हम जरूर जानना चाहेंगे जी। आपने मेरा बचपन याद दिला दिया। मैं स्कूल तक अहमदाबाद की 3 सबसे बेहतरीन स्कूल में पढ़ने का मौका मिला मुझे। मैं केजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड तक अहमदाबाद की सबसे बढ़िया उस जमाने में शारदा मंदिर स्कूल में था। अच्छा। उसके बाद पिताजी ने मुझे सेंट जेवियर्स में रखा, तो सेकंड स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक मैं सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में पढ़ा, जो मिर्जापुर में थी। और जब 9th स्टैंडर्ड में आया तो सेंट जेवियर्स लोयोला, अभी जहाँ है नारायणपुरा, जो उस जमाने में बहुत दूर गिनी जाती थी, जहाँ पक्की सड़क भी नहीं थी, वहां जाना पड़ा। तो पिताजी ने मुझे रातों रात CN स्कूल में ट्रांसफर किया, और CN स्कूल में 9वीं कक्षा में जैसे ही गया, उसी हफ्ते में मुख्यमंत्री के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट लेके मैं चुना गया। तो एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास आ गया। तो उसके बाद जब मैं 10वीं कक्षा में आया, तो पूरे CN स्कूल के महामंत्री के इलेक्शन में मैं खड़ा रहा। वो महामंत्री के इलेक्शन में बहुत बुरी तरह हारा। तब मैंने ठान लिया कि ये पब्लिक लाइफ अभी छोड़ दे और पढ़ने में ध्यान रखें। उसके बाद जब पढ़ाई खत्म हुई 11th की, तो HL कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मुझे एडमिशन दिया गया, और वहाँ 4 साल में रहा। और 4 साल में मैं 4 दिन भी कॉलेज के क्लास अटेंड नहीं किया। एक ऐसे दोस्तों की कंपनी मिल गई कि हम बाहर ही खड़े रहते थे, किंतु पढ़ने की आवश्यकता मैं जानता था।
कि पिताजी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो मुझे सीए बनना ही है। तो वो हिसाब से पढ़ाई अच्छी रही मेरी और बीकॉम में भी अच्छे मार्क्स आए। और तब मेरे पिताजी ने बोला कि आप, जैसे गुजराती में कहावत है कि पारकी माच कान विधे, तो पिताजी ने बोला कि बेटे तू मेरे वहां नहीं, लेकिन तू बंबई में जाके अपना सीए कर। और ये दर्शकों को एक बात बता दूं कि उस जमाने में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा नाम था। वो एक बहुत बड़ी फर्म उस जमाने की सीसी चौकसी एंड कंपनी में बहुत सीनियर पार्टनर थे, जिनकी शाखाएं बंबई और अहमदाबाद में दोनों जगह थी। और इसीलिए मैंने मेरे आर्टिकल्स बंबई में सीसी चौकसी एंड कंपनी में किए। उस जमाने में अगर आप इंटर पहली ट्रायल में पास हो जाते हो तो आपको 3 साल आर्टिकल करने के थे, और अगर पहले अटेम्प्ट में आप उत्तीर्ण नहीं हो तो आपको 4 साल के आर्टिकल्स करने पड़ते। और मेरा कमनसीब देखिए कि पढ़ाई में इतना अच्छा होने के बावजूद मेरे अकाउंट्स में सिर्फ 39 मार्क आए। 1 मार्क से मैं अकाउंट्स में फेल हुआ। और उस जमाने में मेरे पिता एग्जामिनेशन कमेटी के चेयरमैन थे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सेंट्रल काउंसिल के मेंबर थे, फिर भी 1 मार्क से मैं फेल हुआ। तो आईसीएआई की एग्जाम का स्टैंडर्ड आज भी इतना माना क्यों जाता है, ये इसका उत्तम उदाहरण है। और उसके बाद दूसरे ही अटेम्प्ट में मैं इंटर पास की, फाइनल भी पास कर दिया। और तब एक बहुत बड़ा प्रश्न आके खड़ा हुआ मेरे मन में कि मैं पिताजी के फर्म जिसमें इतने सारे पार्टनर थे और सबके बेटे भी सीए कर रहे थे, वहां एक और पार्टनर के हिसाब से ज्वाइन करूं या कुछ और करूं। तो मैंने निश्चय किया कि नहीं, मैं परदेश जाता हूं, अमेरिका। और 120 दिन के लिए मेरे पिताजी ने मुझे अमेरिका भेज दिया। उस समय मेरी बहन, बड़ी बहन और मेरे जीजाजी भी अमेरिका में थे। वहां उनके साथ रहा, पूरा अमेरिका घूमा। और मुझे सर, ये कौन से साल की बात हुई ये है 1976 मई महीने। ओ, और मई, जून, जुलाई पूरा 120 दिन में वहां घूमा। और वहां ही मेरा रिजल्ट आया कि मैं सीए पास हो गया हूं। और वहां मुझे एक न्यूयॉर्क के अंदर बहुत बड़ी फर्म में $1500 की जॉब की भी ऑफर हो गई। तो मैंने निश्चय किया कि मैं अमेरिका ही रुक जाता हूं। लेकिन मेरी बड़ी दीदी ने बताया कि नहीं, पिताजी की इतनी फर्म है, पिताजी का नाम है, तो आपको अहमदाबाद ही जाना चाहिए, भारत वापस जाना चाहिए। तो मैं भारत वापस आया। लेकिन जो मेरे मन में उसी जमाने से एक एग्रेसिव का नेचर था मेरा, तो जब मुझे पिताजी के सभी पार्टनरों के साथ बुलाया गया कि आप इस फर्म में ज्वाइन करें, आपको ये पगार मिलेगा, ये गाड़ी मिलेगी, ये सहूलतें मिलेगी, तो मुझे ठीक नहीं लगा। और मैंने उनको मना किया कि नहीं, मेरे को आपके साथ नहीं जोड़ना है, मैं मेरे अकेली प्रैक्टिस करूंगा। तो ये बात है अगस्त 76 की। 7 अगस्त 76 में मेरा ब्याह हुआ पारू के साथ। पारू उस जमाने में बाबूभाई भालकिया की पुत्री थी, जो एक मिल मालिक की पुत्री थी। और 8 अगस्त 1976 में मैंने मेरी 500 स्क्वायर फीट में एक छोटी सी ऑफिस खोली, जिसका नाम मैंने रखा तलाटी एंड तलाटी। मैं प्रोप्राइटर था, फिर भी ये नाम इसलिए रखा कि मुझे विश्वास था कि मेरा छोटा भाई उमेश जो भी सीए कर रहा था वो मेरे साथ ही जुड़ेगा, वो भी पिताजी के साथ नहीं जाएगा। और फिर क्या बात, वहां से मेरी प्रैक्टिस की कहानी शुरू हुई। अरे वाह! थैंक यू सर। आज मुझे भी पता चला कि आपने कैसे संघर्ष उन दिनों में भी किया जब पिताजी ऑलरेडी बहुत फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो दर्शक मित्र, ये बहुत ज़रूरी है कि संघर्ष तो करना है, हम चलते रहेंगे तभी जाके हमारी मंजिल ज़रूर पानी है। तो ये सर जी कि अभी आगे की जर्नी कैसे रही आपकी, और प्रोफेशन में आपको कैसे इंस्पायर हुए कि आप इलेक्शन में खड़े रहें? तो वहाँ तक की ज़रूर बताइए। 1976 की बात हुई। और उस जमाने में मैंने जब प्रैक्टिस चालू की, पिताजी के पास 3 कार थी, लेकिन मैंने अलग काम शुरू किया तो पिताजी ने मुझे अपनी एक भी कार नहीं दी। तो मेरी दीदी जो अमेरिका गई थी, उसका पुराना लैम्ब्रेटा स्कूटर था, उस पे मैंने प्रैक्टिस चालू की। हर जगह ऑडिट में मैं वहां जाता था और इस तरह से मैंने प्रैक्टिस शुरुआत की। लेकिन ईश्वर की कृपा की उस जमाने में उस वक्त कंपनीज एक्ट में चेंज आए और हर एक पब्लिक कंपनी को कंपलसरी इंटरनल ऑडिट का प्रारंभ किया गया। तो मुझे उस जमाने में काफी काफी कंपनियों के इंटरनल ऑडिट मिले। और तभी सिर्फ एक आदमी, मैं और मेरा पीयून और स्टेनो 3 थे, उसमें से मैंने सीधा 13 आदमी का स्टाफ कर दिया और प्रैक्टिस चल पड़ी। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती गई।
मेरा भाई भी 4 साल के बाद सीए बन गया और वो भी मेरे साथ आया और हम दोनों ने नक्की किया कि वो ऑडिट संभालेगा और मैं इनकम टैक्स। 76, 77 और 78 के बाद 79 में मैं अहमदाबाद ब्रांच ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सीए का कमिटी में इलेक्शन में जीत गया और पहले ही साल में मैं सेक्रेटरी बन गया और उसके बाद वाइस चेयरमैन और चेयरमैन बनूं उससे पहले 1982 में रीजनल काउंसिल का इलेक्शन घोषित हुआ। यस मुझे यस कोई आशा या उम्मीद नहीं थी, मन में ख्याल भी नहीं था कि मैं ये इलेक्शन लड़ूं, लेकिन अहमदाबाद में एक आर.एस. पटेल करके सीए हैं, वो लड़ने वाले थे। लेकिन जब उन्होंने फॉर्म मंगाया और भरने ही वाले थे, उनको हार्ट अटैक आया और डॉक्टर ने उनको आराम करने की सलाह दी। तो उनका मंगाया हुआ फॉर्म सब मेरे वडील मित्रों ने मुझे दिया और बोला आप खड़े रह जाओ। और उस तरह 1982 में मैं वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल में पूरे रीजन में सबसे हाईएस्ट वोट पाकर चुनाव जीत गया और दूसरे ही साल में मैं पूरे WIRC का वाइस चेयरमैन चुना गया। तो 1982 टू 85 मेरी जर्नी रही, 3 साल रीजनल काउंसिल में और उसके पहले के 3 साल अहमदाबाद ब्रांच में। तो 6 साल उस तरफ बीत गए। सर एक मैं बीच में जरा आपसे बात करना चाहूंगी। ये जो वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल है, मतलब ये जो हमारी ऑफिस है वो महाराष्ट्र, गोवा एंड गुजरात को कवर करती है, सही बात है। राइट? तो ये तीनों रीजन को कवर करते हैं, मतलब कितना बड़ा सेवा का एक जोन है वो, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा, सही राइट? बात है। तो बहुत बहुत बधाई हो थैंक सर यू। जी, आज मुझे मौका मिल रहा है आपके साथ, मैं तो कहूंगी हमारा बड़े भाई साहब है, लेकिन आप लोगों के लिए सर है तो मैं बीच बीच में सर भी बोल रही हूँ, लेकिन दिल से दुआएं निकलती हैं कि ऐसे 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 रतन जो हमारे अहमदाबाद में है, गुजरात में तो है ही है, लेकिन अहमदाबाद में छुपे हुए हैं, जो मैं ढूंढ निकालूंगी और ईश्वर ने निमित्त बनाया है, मुझे संकल्प आया ऐसे ऐसे रतन की जो स्टोरी है पर्सनल लाइफ की, जो जिन्होंने संघर्ष करके हम सबको इंस्पिरेशन देने वाले हैं, तो हम जरूर जरूर मिलेंगे इसी चैनल पे, सीए डॉक्टर फाल्गुनी पे। तो जरूर हम अंत तक बना रहे, हमारे साथ ऐसे बड़े भाई साहब है, बड़े सर जी हैं, तो हम और आगे सुनेंगे जी। धन्यवाद। तो प्रोफेशनल लाइफ में जैसे कि आपने बताया WIRC में आपने वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन आप बने वहाँ सेवा में, राइट? और बहुत अच्छी सेवाएं चली, तो और आगे की जर्नी सर हम जरूर जरूर सुनना चाहेंगे। और कौन सी इंस्पिरेशन थी कि आप वहां से दिल्ली तक पहुंचे, और दिल्ली में हमारे गुजरात के मतलब पहले आत्मा, पहली व्यक्ति, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, पहले जो गुजराती है वो वहां प्रेसिडेंट बने। बचपन से मेरे पिताजी मेरे लिए भगवान रहे हैं और मेरे इंस्पिरेशन भी मेरे पिताजी रहे, क्योंकि जब मैं सीएस का कोर्स चालू किया और तब वे ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल में मेंबर रहे, वो 9 साल 3 टर्म में पूरे वेस्टर्न में सबसे ज्यादा वोट लेके चुने जाते थे, क्योंकि बहुत ही बड़ी फर्म के सीनियर पार्टनर थे। तो उनका जो मान था, सम्मान था, एक जो रुआब था उस जमाने, वो मैं देखता था और मुझे लगता था कि अगर काउंसिल में आने से आपको इतनी प्रतिभा मिलती है, इतनी प्रतिष्ठा, मान मिलता है, तो मुझे भी एक दिन ये बनना है। और वो मेरे दिमाग में बिल्कुल चौंक गया था। लेकिन 85 में क्या हुआ कि मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त के वहाँ इनकम टैक्स की रेड हो गई और उस जमाने के हिसाब से भी करोड़ों रुपए के गोल्ड, डायमंड और पैसे मिले। तो वो पूरी रेड हैंडल करने का काम उन्होंने मुझे दिया और इतनी बेहतरीन तरीके से हमने वो काम निभाया कि तब से मेरा नाम अहमदाबाद में टॉप 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सर्वे और सर्च का काम करते थे उसमें गिना गया। 10 साल तक मैं उसी में इतना बिजी रहा, जहां भी कहीं भी रेड पड़ती थी, सर्वे होता था, तो अहमदाबाद में 3 या 4 सीए के पास ही वो काम जाते थे और उसमें मुझे काफी काम मिला। तो वो काम मिलने से एक और प्रतिष्ठा बढ़ गई और अहमदाबाद में एक बहुत अच्छा नाम हो गया। तो ये दौरा रहा 94 95 तक और तब 95 96 में सेंट्रल काउंसिल का इलेक्शन फिर से आया। उस जमाने में एक अश्विन भाई शाह करके थे जो पहले 2 टर्म में जीत गए थे। तो सबने बोला कि सुनील भाई आप इलेक्शन में खड़े रहो सेंट्रल काउंसिल के। लेकिन देखो ईश्वर की कृपा, 95, 96 और 97 मेरे लिए जिंदगी के बहुत ही कठिन और याद नहीं करूं ऐसे समय बीते। 95, 96 में मेरी दोनों किडनी फेल हो गई
ओह! नडियाद में मुझे नडियाद की किडनी हॉस्पिटल जो है, वहाँ हाँ, मुझे एडमिट किया गया हाँ। और डॉक्टर ने चेक करने के बाद बोला कि आप जल्दी से प्रैक्टिस बंद कर दो और किडनी डोनर्स हो दो, आपको किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। अब सोचो जब मैं टॉप पे था प्रैक्टिस में, उस जमाने में कोई आपको बताए कि आप प्रैक्टिस बंद करो, तो कितना बड़ा सदमा और आघात पहुँचा होगा। लेकिन मेरे पिता के आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा से वो दौर गुजर गया। सिर्फ स्टेरॉइड लेने से मैं ठीक हो गया। 2.5 साल तक मुझे स्टेरॉइड लेना पड़ा और सेंट्रल काउंसिल का इलेक्शन में भूल गया और ये कम नहीं था। 97 के एंड में इनकम टैक्स ऑफिस में भी जब चलते-चलते जाता था तो अलमारी के साथ या दरवाजे के साथ टकराता रहता था। तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी आँख की दृष्टि कम हो रही है, आपको एक वारसागत डिसीज़ है, जिसको आरपी बोलते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, वो है। तो ये एक ऐसा रोग है जो असाध्य है, उसकी कोई दवा नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो आप 4-5 साल में ब्लाइंड हो जाएँगे, तो आप ब्रेल लिपि अभी से सीखना शुरू कर दीजिए और प्रैक्टिस बंद कीजिए। दूसरे डॉक्टर का फिर से वही स्टेटमेंट कि आप प्रैक्टिस बंद कीजिए। मैं लंदन गया, अमेरिका गया, आँखें के डॉक्टर को दिखाया और सभी ने बताया कि नहीं आप चिंता मत करो, ये जो डिसीज़ होता है नॉर्मली बचपन में आता है, तो वो लोग को ज़रूर अंधापन आता है। बट आपको ये 45 की उम्र में आया है, तो इतनी तकलीफ नहीं है। और इस जगह मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि उसी समय मैं बीएपीएस के प्रमुख स्वामी के परिचय में आया। उनको एक इनकम टैक्स की तकलीफ थी, वो काम मुझे दिया गया और मैंने बहुत अच्छी तरह से वो काम निपटाया। तो प्रमुख स्वामी महाराज के मुझे बहुत आशीर्वाद रहे और मैं उनके दर्शन में पहुँच गया कि मेरी ये पोज़ीशन है, अभी इतनी प्रैक्टिस और मेरी आँखें चली जाएगी। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और दर्शक मित्रों ये आशीर्वाद सुनने जैसा है। उन्होंने बताया सुनील भाई चिंता मत करो, जब तक जियोगे तब तक ईश्वर के दर्शन कर सकोगे। वाह! तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद था और वो आशीर्वाद से आज तक मेरी अभी भी आईसाइट 40% है। मैं आजू-बाजू का और ऊपर-नीचे का नहीं देख सकता हूँ, बट मुझे कोई तकलीफ नहीं आई। तो ये 3 साल उसी में मेरे बहुत ही खराब गए। लेकिन फिर 99 एंड दिसंबर में सेंट्रल काउंसिल का फिर से इलेक्शन आया। तो उस वक़्त जिनकी 3 टर्म खत्म हो गई थी, उन्होंने बोला कि नहीं मैं चौथी टर्म में भी खड़ा रहूँगा। और तब सभी मेरे मित्रों ने बोला कि नहीं सुनील अब तो तुझे खड़ा रहना ही पड़ेगा, बहुत हम इंतज़ार करते रहे तेरे लिए। तो 99 दिसंबर में मैं उनके सामने खड़ा रहा। उन्होंने उससे पहले 3 इलेक्शन में अहमदाबाद के 3 बड़े सीए को हराया था। तो वो उनको बहुत बड़ा विश्वास था कि वो जीतेंगे और मुझे ज़रूर हराएँगे। लेकिन फिर से ईश्वर की कृपा, दोस्तों का साथ, प्रमुख स्वामी के आशीर्वाद कि मैं उनको हराकर जीत गया और मैं सेंट्रल काउंसिल मेंबर बन गया, जिसकी टर्म शुरू हुई फ़रवरी 12 फ़रवरी से और उसके बाद 3 काउंसिल की टर्म यानी 9 साल तक मैं काउंसिल में रहा। दर्शक मित्रों, मेरी तो आवाज़ ही बंद हो गई है, मैं अभी पुरुषार्थ कर रही हूँ। मतलब एफर्ट डालना होता है ना, बोलने के लिए थोड़ा और तेज़ से बोलने के लिए, वो वॉल्यूम सेट करने के लिए और भाई साहब की आज जो हेल्थ चैलेंजेस की बातें सुनकर मुझे भी लग रहा है कि हेल्थ के ऊपर तो सच में एक बहुत-बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारना है और जो हमारी मंजिल है वहां तक पहुंचना है, उसीलिए बोले जैसे भी चलन हमारी वॉकिंग जैसे भी करना है, लेकिन जरूर जरूर करते रहना है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। सच वाह भाई में वाह! इट इज रियली वेरी 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 बिग मोटिवेशनल स्टोरी के हेल्थ चैलेंजेस के ऊपर जो ओवरकम करना है, इट्स रियली वेरी बिग प्रॉब्लम राइट नाउ। सो आपकी वो दिल्ली की जो जर्नी है इंस्टीट्यूट के हमारी, वहाँ की थोड़ी बातें शेयर करें कि जैसे कि आप इंस्पिरेशन कौन सी आपको मिली कि आप सीधा वहाँ पहुँच गए हैं। और दूसरा आप मुझे थोड़ा भी जो समझ में आया है कि आपका सन भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो भी उसी समय एग्ज़ाम्स दे रहा था। आई मीन उसी समय उसने क्लियर सीए किया किया था, था, है ना? तो बिल्कुल। आप उसी के बारे में भी बताइए। बहुत अच्छी बात है। 2000 फरवरी में मैं सेंट्रल काउंसिल में जा पहुँचा और उस समय में सेंट्रल काउंसिल मेंबर की बहुत ही बड़ी इज़्ज़त आज भी इतनी ही इज़्ज़त है और तब मैंने पहले से भी बहुत सिंसियरली काम किया और उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर एन डी गुप्ता, जो आज आपके मेंबर हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं,
उन्होंने जैसे बोलते हैं कि हीरे हीरे को तराशा या मुझ में कुछ देखा, तो पहले ही साल में मुझे एग्जाम कमेटी में उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया और हमने बहुत अच्छा काम किया। दूसरे साल में मुझे डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर बनाया दिया और डिसिप्लिनरी कमेटी में इतना हमने काम किया, इतने कई कई सीए को हमने सजा दी और कई सीए जो निर्दोष थे उनको बरी भी किया। तो तीसरी साल भी मैं डिसिप्लिनरी कमेटी में फिर से नियुक्त किया गया। तो ये जो 3 साल 1000 दिन मुझे काउंसिल के अंदर रह के अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्रों और स्टूडेंट मित्रों की सेवा करने का जो मौका मिला, तो मैंने ईश्वर का बहुत आभार माना कि ईश्वर आपने मुझे इतनी सारी जिम्मेदारी दी है और मैं अच्छी तरह निभा रहा हूं, तो मुझे और शक्ति दे। तो दूसरी टर्म में फिर से जब इलेक्ट हुआ, तो तब मैंने ठाना कि अब मुझे प्रेसिडेंट के लिए भी अंदर लड़ना चाहिए। और दर्शक मित्रों याद रहे, 1951 से 2006 तक गुजरात से कोई भी सेंट्रल काउंसिल मेंबर ना वाइस प्रेसिडेंट बन पाए ना प्रेसिडेंट बन पाए। मेरे पिताजी भी 1964 से 73 में 9 साल तक काउंसिल मेंबर रहे। उन्होंने भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, बट वो नहीं बन पाए। और उनके आशीर्वाद से जब 2006 में इलेक्शन आया, तो मैंने सभी काउंसिल मेंबर को ये समझाया कि ऐसा थोड़ी होता है कि हर समय बंबई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई से ही प्रमुख बने, गुजरात के प्रमुख क्यों नहीं बने। तो कई लोगों को ये बात जच गई और जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और काउंटिंग के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और जब मेरा नाम बोला गया कि सुनील तलाटी वाइस प्रेसिडेंट में सबसे ज्यादा वोट लेके जीत गए, अरे वाह। तो बहुत ही सही बता रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू आए। यस। और उससे ज्यादा मेरी पिताजी के आंखों में आंसू आए, तो जो उनका सपना था वो मैं पूरा कर सका। पूरा करना। और तब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे और घनिष्ठता से, सिंसियरिटी से और कड़ी मेहनत से सेवा करनी है। और उसके बाद जो 2007 में इलेक्शन हुआ, तो स्वाभाविक मैं वाइस प्रेसिडेंट था, तो पूरे गुजरात ने मुझे सबसे ज्यादा वोट दिए और भारी प्रचंड बहुमति से मैं फिर से काउंसिल में आया। और हमारे वहाँ एक शिष्टाचार है, प्रोटोकॉल है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वही प्रेसिडेंट बनता है। तो 2007 5 फरवरी को मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का सबसे पहले गुजरात में से जो चुना गया है ऐसा प्रमुख नियुक्त किया गया। तो ये मैं बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा मानता हूँ और मेरे पिताजी का आशीर्वाद। बिल्कुल, बिल्कुल दर्शक मित्रों, आप सीए हैं, सीए कर रहे हैं, सीए नहीं है, सीए ना भी करें, लेकिन जहाँ भी आप हैं, आपके लिए सच में इंस्पिरेशनल स्टोरी है। अगर आप मानते हैं कि हाँ है, तो चैट बॉक्स में जाके यस ज़रूर लिखना। और जितना हम लोगों के साथ बात करेंगे, मिलेंगे, उनकी पर्सनल स्टोरी जानेंगे, तब जाके हमको समझ में आएगा कि कहीं हम भी रुके हैं, कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस है, ये सिचुएशन है, तो जरूर जरूर क्या ये आपको मदद कर रही है? मुझे तो जरूर जरूर कर रही है, क्योंकि हेल्थ चैलेंजेस से या तो कभी ये हुआ, एनर्जी लो हो गई, तभी जाके हम ऐसी आत्माओं का जब मेमोरीज याद करें कि हाँ हमको भी मेहनत करनी चाहिए, तो जरूर ये उपयोगी होगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपको कि अभी थोड़ा और आगे हम चले और आपके फैमिली में जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फाउंडेशन था, वो आपने भी आगे ले गए, आप भी, और आपके साथ आपके सन भी ले जा रहे हैं। भाई तो है ही सीए, राइट? तो आप जरूर सन के बारे में भी बताइए, फैमिली के ये बारे में। बहुत अंगत और कौटुंबिक बात आपने पूछी जी। और मैं बड़ी नम्रता से ये बात भी कहना चाहूंगा यस। कि जब मैं काउंसिल में आया, तो तब पता चला कि अहमदाबाद में रहते ही अहमदाबाद में प्रैक्टिस करो और उसके सामने जब दिल्ली जाओ और पूरे इंडिया के, पूरे भारत के अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलो, तो आपकी दृष्टि, आपका विचार कितना खुलता है। यस। मैं सिर्फ 2 पार्टनर, मैं और मेरे भाई 2 ही पार्टनर थे और मैं खुद एक बड़ौदा की फर्म थी, उसमें पार्टनर था जिसका नाम परीक्षण तलाटी है। अब दिल्ली में जाके मुझे लगा कि अगर आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो बड़ी फर्म बनानी चाहिए और बड़ी फर्म बनाने के लिए ज्यादा पार्टनर्स, ज्यादा लोगों के साथ हाथ मिलाना चाहिए। तो ये मुझे बहुत बड़ा मौका मिला और मैंने इसको चैलेंज करके स्वीकार किया। और जो मैं बता रहा हूँ बहुत नम्रता से कि अंबिका चैम्बर्स में जहाँ मैंने 500 स्क्वायर फीट में ऑफिस चालू की थी, वो धीरे धीरे विकसित हुआ। बाजू का फ्लोर मुझे मिला, नीचे का फ्लोर मिला।
मेरी ऑफिस में अहमदाबाद के सबसे 3 मशहूर लॉयर जो नानावती आई.एम. नानावती और सुधीर नानावती की ऑफिस थी, वो मुझे मिली। एडवोकेट जनरल जे.एम. ठाकुर थे और उनका पुत्र मिहिर ठाकुर जो आज बहुत बड़े वकील है, यस। उनकी ऑफिस मैंने ली। और अरे वाह! सरकार के बहुत बड़े नामांकित वकील आर.पी. भट्ट थे, जिनका बेटा अभी मनीष भट्ट भी बहुत बड़ा वकील है, उनकी भी ऑफिस थी, वो भी मुझे मिली। तो धीरे-धीरे तीसरा माला, दूसरा माला, पहला माला मैंने लिया और अभी 3 महीने पहले ही मैंने ग्राउंड फ्लोर ले लिया। तो आज जो 500 स्क्वायर फीट की ऑफिस थी, वो 12,000 स्क्वायर फीट ऑफिस अंबिका वाह! चैम्बर्स पूरी आज तलाटी की हो गई। 2 लोगों के स्टाफ से चालू की गई मेरी अंबिका चैम्बर्स की ऑफिस, अब तलाटी एलएलपी हो गई। उसकी 6 जगह ब्रांच है, अहमदाबाद, आनंद, बड़ौदा, सूरत, मुंबई, दिल्ली और कोचीन। जब सिर्फ 10 या 12 स्टाफ था, आज मेरे वहाँ 540 का स्टाफ है वाह! और इनकम टैक्स, ऑडिट, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और काफ़ी सेवाएँ हम दे रहे हैं। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का व्यवसाय सबसे नोबल प्रोफ़ेशन गिना जाता है यस। और मेरी इच्छा यही थी कि मेरे दोनों बेटे भी सीए बने। बट मेरा बड़ा बेटा सीए की एग्ज़ाम का फॉर्म भरा, लेकिन एग्ज़ाम के अगले ही दिन बोला कि मुझे सीए नहीं बनना है, हुँ। मुझे एमबीए बनना है। तो वो अमेरिका जाके एमबीए बना। लेकिन छोटा बेटा अनिकेत बहुत क्लियर था कि नहीं मुझे सीए ही बनना है, क्योंकि उसने भी देखा कि कितना प्रतिष्ठा और मान मिल रहा है पिताजी को चारों तरफ से। और फिर से वही बात मैं बताऊंगा कि उसने जब फाइनल की एग्जाम दी, उस टाइम मैं प्रेसिडेंट था। उस टाइम मेरी खुदबे के हिसाब से मैं एग्जाम कमेटी का चेयरमैन था और मेरा बेटा अनिकेत जो बहुत ही तेज है पढ़ाई में, हर साल कॉलेज में चारों साल संजय लाल भाई का बेटा कुलीन फर्स्ट आता था और अनिकेत सेकंड आता था। वो कॉस्टिंग में सिर्फ 2 मार्क के लिए फेल हुआ ओह! और मैं एग्जाम कमेटी के चेयरमैन होने के नाते भी कुछ नहीं कर पाया। उसने भी फिर से एग्जाम दी, बहुत अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुआ। उसको भी मैंने सीए बंबई में ही करवाया, एक बिग 4 की फर्म में। और वहां जो उसको एक्सपोजर मिला, जो एक्सपीरियंस मिला, वो उतना अच्छा। तेज और अच्छा मिला कि आज वो मेरे से भी एक बेहतर सीने गिना जाता है। यस। और उसने भी देखा कि काउंसिल में आने से, ब्रांच में आने से लोग हमको जानते हैं, हुँ। हमारी पहचान बनती है। तो वो भी तीसरे ही साल में अहमदाबाद ब्रांच के इलेक्शन में खड़ा रहा और जीत गया। 3 साल के बाद दूसरे इलेक्शन में वो वाइस चेयरमैन बना और अहमदाबाद का सबसे यंगेस्ट चेयरमैन बन ये गया। यस। उसके बाद वो भी रीजनल काउंसिल में डब्ल्यूआईआरसी में खड़ा रहा। उसने भी सबसे हाईएस्ट वोट पाके रीजनल काउंसिल में भी वो जीत गया और उसके बाद वो सेंट्रल काउंसिल में खड़ा रहा हाँ। और सेंट्रल काउंसिल में भी बहुत अच्छी वोट से जीता। और मैं तीसरी टर्म में प्रेसिडेंट बना। मैं 55 साल की उम्र में प्रेसिडेंट बना। अनिकेत दूसरी ही टर्म में पहले ही साल वाइस प्रेसिडेंट बना और दूसरे साल प्रेसिडेंट बन गया, सिर्फ 35 साल की उम्र में। तो वाह! बाप करता बेटा सवाया जो यस। कहावत है, वो उसने पुरवार कर दी, जिसका मुझे बहुत गर्व है। देखिए दर्शक मित्रों, मुझे खुशी आ रही है कि अभी वो खुशी का ठिकाना नहीं, तो एक पिता को तो कितनी खुशी हो रही होती होगी कि हाँ, ये शेयर करते हुए भी क्योंकि हम जानते हैं ना कि अनिकेत भाई ऑल्सो ही वाज़ ऑल्सो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो कहने का है और यंगेस्ट प्रेसिडेंट। देखिए और 35 की उम्र में, उम्र तो मुझे ज़्यादा उतना नहीं पता था, लेकिन फिर भी आप देखिए वो जो खुशी होती है ना कि हाँ, बस जो बेटे को देना है यही तो समृद्धि है, यही तो लेगेसी है कि हाँ, हम अगर ये बच्चा जो संस्कार लेता है कि रिकॉग्निशन क्या है, उसके लिए संघर्ष कैसा करना चाहिए, तो कथनी और करनी दोनों सेम करनी है। हम करें भी, जो भी सोचते हैं, बोलते हैं, वो करके दिखाएँ, कर्मों में लाके दिखाएँ। तो ज़रूर-ज़रूर हम सभी ये बात को नोटिफ़ाई करें कि नहीं हमको ये ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अभी हम और भाई साहब एक और स्टेप आगे जाते हैं। आप बहुत सारी संस्था के साथ भी जुड़े हुए हैं। जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपने सेवाएँ दी हैं। ऐसे अलग-अलग काफ़ी संस्था के साथ। तो आप ज़रा बताएँगे उसके ऊपर भी? जैसे मैंने बताया कि स्कूल से ही मैं इलेक्शन लड़ता रहा, तो इलेक्शन लड़ना जैसे मेरे खून में बह गया था। तो जूनियर चैम्बर में मैं जब मेंबर बना, तो उसमें भी मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गया और साथ-साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन में भी मैं इलेक्शन जीता और उसका यस। सदस्य बन गया। तो वो बात है 85 की।
रादर 82 की। और मुझे डिसाइड करना था कि मैं रोटरी क्लब के अंदर प्रेसिडेंट बनूं, चैम्बर में प्रेसिडेंट बनूं या सीए एसोसिएशन में। तो उस टाइम मैंने रोटरी क्लब और जेसीस को अलविदा किया और चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट बन गया, जो 1989 में बना। लेकिन उससे पहले की बात बहुत महत्व है कि जब स्कूल से मैं जब इलेक्शन जीता और मैंने जैसे बताया कि महामंत्री का इलेक्शन बुरी तरह हारा, तब मैंने ठान ली कि अभी कोई इलेक्शन हारना नहीं है। तो उस टाइम रोटरी क्लब का जो यंग मेंबर है, उसका एक नया क्लब बनाई थी जिसका नाम है रोटरैक्ट क्लब। यस। तो रोटरैक्ट क्लब में मैं मेंबर बना। 2 साल में ही मैं प्रेसिडेंट बन गया और तीसरे साल में पूरे डिस्ट्रिक्ट 305 जो गुजरात और महाराष्ट्र में धुलिया तक थी, उसका मैं गवर्नर बन गया। और 1971 में पूरे इंडिया में जितने भी गवर्नर थे, उसकी एक मीटिंग हुई हैदराबाद में और हमने एक काउंसिल बनाई, काउंसिल ऑफ गवर्नर्स, और उसका मैं चेयरमैन नियुक्त गया। तो पूरे रोटरैक्ट के सभी गवर्नर्स का मैं चेयरमैन रहा। तो तब से मेरे खून में जो इलेक्शन का यस, यस। एक जज्बा था, वो हाँ। चालू रहा। और ये बात वहां तक नहीं रुकी। जैसे मैंने बताया कि मैं रीजनल काउंसिल में आया और 90 में सेंट्रल काउंसिल में आया, लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस में काफी एक्टिव था। तो मुझे उस जमाने में विधानसभा की टिकट मिल रही थी। माधव सिंह सोलंकी के साथ मेरा अच्छा संबंध था। लेकिन यस, मेरी पत्नी ने उस समय बताया कि जिस दिन आपको टिकट मिलेगी, उस दिन मैं घर से बाहर चली जाऊंगी। आपको इस तरह पब्लिक लाइफ में नहीं जाना है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। तो मैंने पॉलिटिक्स को अलविदा किया। मैंने कभी वो इलेक्शन नहीं नहीं किया। लड़ा। लेकिन अगर मेरी पत्नी ऐसा नहीं कहती, तो शायद मैं पॉलिटिक्स में भी आगे जाता। लेकिन रिट्रोस्पेक्ट में लग रहा है कि अच्छा हुआ नहीं गया। यस। आज मैं मेरे कुटुंब के साथ, मेरी फैमिली के साथ इतना जोड़ा हुआ हूँ कि सोचता हूँ कि अगर मैं पॉलिटिक्स में गया, तो शायद ये कुटुंब का प्रेम मुझे नहीं यस, मिलता। यस, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, उसके साथ आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी सेवाएँ दी, साथ-साथ में मेडिकल काउंसिल में भी आपने कमिटी में फी कमिटी में भी थे आप। तो ऐसे 2-3 सेवाएँ के बारे में भी ज़रा आप ज़रूर। बताएँ? स्पोर्ट्स क्लब में जो उस ज़माने में सबसे बड़ी क्लब गिनी जाती थी, उसका इलेक्शन हुआ तो मैं सुधीर नाडावटी के साथ खड़ा रहा, तो वो इलेक्शन हम जीते। राजपथ में भी मैं कमिटी में रहा। हाँ, कर्णावती कर्नावती, क्लब में मैं यस, 1989 जब से कमिटी बनी, तब से डायरेक्टर की तरफ मैं सेवा दे रहा यस, हूँ। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, बिकॉज़ मैं सीए एसोसिएशन का प्रमुख था, तो मैं यस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी 3 से 5 साल तक एग्जीक्यूटिव मेंबर की हैसियत से सेवा देता रहा। और इस तरह सरकार में जैसे-जैसे मेरा ये नाम हुआ कि ये यहाँ से काउंसिल मेंबर बने हैं, ये प्रथम गुजराती के जो प्रेसिडेंट बने हैं, तो मुझे गवर्नमेंट से भी अच्छी-अच्छी अपॉइंटमेंट मिली। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कंपनी जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई थी, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसकी पास 50,000 करोड़ रुपए का फंड है, उसमें मुझे डायरेक्टर नियुक्त किया गया और मैंने साढ़े 3-4 साल तक वहाँ सेवाएँ दी। फिर फी रेगुलेशन कमिटी जो स्कूल की, कॉलेज की और सभी मेडिकल कॉलेज की फी नक्की करती है, वो मेडिकल पूरे गुजरात की जो कॉलेजेस है, उसकी फी क्या होनी चाहिए, उसकी जो कमिटी थी, उसमें भी मुझे सेवा देने का अवसर मिला। तो इस तरह अलग-अलग जगह पे मैं सेवा देता रहता हूँ। एक कई भाई साहब चैरिटेबल ट्रस्ट में स्टॉक एक्सचेंज का भी हाँ, है। अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज में भी मैं 1982 से 87 तक स्टॉक एक्सचेंज में भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अपॉइंटमेंट आती थी, वो मुझे मिली। यस। तो तो इस तरफ ईश्वर की कृपा से काफ़ी सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और मैं अपने आप को नसीबदार समझता हूँ, ईश्वर की कृपा मानता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जो अभी भाई साहब से सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हैं कि जो ईश्वर का ब्लेसिंग्स है ना, वो कैसे ब्लेसिंग्स है वो हमको रियलाइज़ हो, तो वो ग्रैटिट्यूड। आपने आपने देखा अभी बार-बार वो ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं, वो कैसे आता है? वो हमारा संस्कार, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी में, वो हमारे वाणी से आएगा। अगर हमारा थॉट है, तो वो वाणी में आएगा, ज़रूर आएगा, फिर कर्म में आता है। तो उन्होंने बार-बार थैंक्स किया है ईश्वर को। जो भी ईश्वर हम जिसका भी रूप हमारे यहाँ फिक्स हुआ है, जो भी रूप है ईश्वर का, कि हाँ, ईश्वर हम जो ध्यान करते हैं, तो उन्होंने बार-बार क्यों? क्योंकि वो साथ का महसूस किया है और हर बार वो संघर्ष, वो सिचुएशन को ईश्वर के साथ ही जर्नी किया है। वो महसूस था है, इसीलिए आज वो बार-बार
वो भी आता है। तो आप ज़रूर-ज़रूर, और उसी के बारे में मैं भी कहूँगी कि ग्रैटिट्यूड है ना, वो हम ईश्वर को ही ग्रैटिट्यूड करना भूल जाते हैं। बाकी हम भाई को करते हैं, बहन को थैंक यू करते हैं, सर को करते हैं, वाइफ को करते हैं, लेकिन ईश्वर का साथ जो सदा साथ है, उनको ग्रैटिट्यूड, उनको थैंक्स करना भूल जाते हैं। तो मैं आज आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ क्या? सुबह गुड मॉर्निंग हमारे ईश्वर के साथ, मतलब पहला संकल्प जो है ना, गुड मॉर्निंग, और उनको अगर पिताजी बोले, बाबा बोले, जो भी आप समझें, तो क्या होता है चमत्कार। अपने आप को जैसे कि हम एन्जॉय करते हैं, उठते ही हम खुशी में आ जाते हैं। जब हम गुड मॉर्निंग ईश्वर को करते हैं, रात को सोते समय हम पूरा दिन का हिसाब-किताब, क्योंकि अभी हम बैलेंस शीट लेके बैठे हैं ना, तो मैं हिसाब-किताब की बात आपके साथ ज़रूर करूँगी। तो हिसाब-किताब दे के थैंक यू करके सो जाइए। अगर आपको कोई तकलीफ है, तो ज़रूर आप बता के सो जाइए कि भाई मुझे पिताजी हम आप बताओ, मैं सुबह आपको पूछूँगी। तो उस तरीके से ज़रूर आप ग्रैटिट्यूड का अनुभव जीवन में ज़रूर करें। अच्छा भाई साहब, मैं एक बस लास्ट में ये भी कि प्रोफ़ेशन के लिए आप क्या मैसेज भी देना चाहते हैं कि प्रोफ़ेशन में कैसे लोग डेवलप कर सकें अपना प्रोफ़ेशन? उसी के बारे में ज़रूर बताइए। बहुत ही बढ़िया और उम्दा प्रश्न आपने पूछा। क्योंकि आप बहुत अनुभवी आत्मा हैं। वो मैंने, और जैसे-जैसे आपसे शेयरिंग हो रहा है ना, तो मैं खुद भी बहुत इंस्पायर होती जा रही हूँ। लगता है मैं क्यों पहले ऐसे बैठ के नहीं मिली। नो डाउट मैं 1-2 बार आपसे मिली हूँ, लेकिन ऐसे बैठ के बातें नहीं की कि जो हम कुछ सीखे आपसे। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर हम सबके साथ शेयर करें। नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देर आए दुरुस्त आए। ये मेरा भी सौभाग्य है से आप कि आपसे बातचीत करने का मौका मिला। लेकिन सीए प्रोफ़ेशन के लिए बड़ी विनम्रता से लेकिन बहुत मक्कमता से मैं कहूँगा कि पूरे भारत में मेडिकल प्रोफ़ेशन को छोड़ के सबसे बढ़िया नोबल प्रोफ़ेशन है। बहुत पैसा कमाने की एक दौड़ लगी। ये दौड़ प्रोफ़ेशन में नहीं आनी चाहिए और सीए प्रोफ़ेशन में कभी नहीं। सीए प्रोफ़ेशन की एग्ज़ाम ही इतनी कठिन है कि उसमें पास करते-करते हमारे समय में जो 1 और 2% रिज़ल्ट आता था, हाँ, आज भी 5 और 10% ही रिज़ल्ट आता है। तो इतनी कड़ी मेहनत करके जब आप उत्तीर्ण होते हो, तो समाज से आपकी बहुत बड़ी अपेक्षा रहती है। एक बात बहुत ज़रूरी है जो आपने बताई कि सीए की साइन की बहुत बड़ी वैल्यू है, जो नरेंद्र मोदी ने 2017 में दिल्ली यस, में 10,000 लोगों के सामने बताई। यस, तो यस, आज जब चार्टर्ड अकाउंटेंट की सिग्नेचर जितनी पब्लिक कंपनियां, बैंक्स, गवर्नमेंट कंपनीज जिसके अकाउंट्स हैं, जिनके बेसिस पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, शहरों में रोकान करते हैं, उनको विश्वास है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हिसाब देख लिया है। तो वो हम लोगों की नज़र में हमेशा ऊपर रहना चाहिए, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। दुःख होता है कभी-कभी जब सुनते हैं डिसिप्लिनरी कमिटी में जब था तो भी केस आते थे कि कई सीए बहुत कम परसेंटेज है उसके, लेकिन है कि जल्दी कमाने के लिए, जैसे मैंने बताया मैंने पहले लेब्रेटा स्कूटर लिया, फिर 20,000 रुपये में सेकंड हैंड कार ली और तब 50,000 रुपये की मारुति मेरी पहली कार थी। वो 7 साल के बाद आई। लेकिन आज कई सीए को दूसरे ही साल में होंडा चाहिए हुँ, और 7वें साल में मर्सिडीज चाहिए। हुँ, तो ये लोग कभी-कभी ये धन की लालच में गलत काम करते हैं और वो हमारे प्रोफेशन को कभी-कभी बदनामी सहन करनी पड़ती है। तो मेरा संदेश मेरे सभी युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को और दर्शक मित्रों को यही रहेगा कि एथिक्स इज अवर फंडामेंटल। एथिक्स के साथ कभी समझौता मत कीजिए और धीरज रखिए। आज ईश्वर की कृपा से मेरे पास मर्सिडीज भी है, बीएमडब्ल्यू भी है और ऑडी भी है, लेकिन 40-45 साल लग गए, तब ईश्वर ने दिया और मैं जाके ले पाया। तो बिल्कुल। धीरज रखोगे, सफलता पाओगे, समाज में आपका नाम और मोबा और सम्मान भी रहेगा और ईश्वर की कृपा भी रहेगी। एक बात ज़रूर जो बहन ने बताई वो मैं कहना चाहूँगा कि ईश्वर का आभार मानना बहुत ज़रूरी है। हम कभी सुबह में उठ के कुटुंब में हमारे फैमिली में ना गुड मॉर्निंग कहते हैं, ना गुड इवनिंग कहते हैं, हमेशा जय श्री कृष्ण कहते हैं। फ़ोन में भी उठाते हैं तो हेलो नहीं बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं। तो ये जो संस्कार आते हैं अपने, वो भगवान का नाम देने से ही आते हैं। यस, मैं ब्रह्मा कुमारी आबू में गया भी हुआ हूँ, वहाँ जो ध्यान की जगह है वहाँ भी बैठा हूँ, लेकिन बहुत विनम्रता से कबूल करता हूँ कि आज तक मैंने बहुत कोशिश की, कभी शांति से ध्यान नहीं कर पाए।
मैं हर रोज मॉर्निंग वॉक करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, प्राणायाम भी 20 मिनट करता हूँ। ध्यान करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया हूँ। लेकिन आशा रखता हूँ कि आज आपके साथ बात करने के बाद वो भी प्रेरणा मुझे मिले और मैं हर रोज आधा घंटा ध्यान भी करूँ। इससे मन की शांति मिलती है, परमात्मा में विश्वास आता है और यही सच्चा जीवन है। थैंक यू भाई साहब, ये बहुत सुंदर बात बताई। इतनी सुंदर है कि जो मुझे लगता है कि अभी अगर ये शरीर छूट जाए ना, तो भी कोई चिंता नहीं। मतलब जो ध्यान यानी क्या? स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट। तो अगर हमने ये स्पिरिट को महसूस कर लिया, यानी कि हमारी एनर्जी को महसूस कर लिया, इसका मतलब ये हुआ रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में एक थोड़ा सा भाई साहब ने मेडिटेशन वाला टॉपिक निकाला है, इसीलिए कि ये जो अभी फाल्गुनी आपके साथ जो बातें कर रही हैं, तो ये शरीर को चलाने वाली तो ये एनर्जी है, और हम भूल जाते हैं। तो हमने ये एनर्जी के पिता, वैसे जो एनर्जी दिखती नहीं है, वैसे ही हमारे उसके पिता परमात्मा भी दिखता नहीं है। तो वो सुप्रीम एनर्जी के साथ हमारा कनेक्शन बनाना है। वो कैसे करे? तो एनर्जी और पिता परमात्मा सुप्रीम एनर्जी दोनों का कनेक्शन हो सकता है। हम क्या करते हैं? शरीर से याद करते हैं वो सुप्रीम एनर्जी को, लेकिन एनर्जी के साथ यानी सुप्रीम एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाना है। दैट इज मेडिटेशन। उसमें कोई ज्यादा टेक्निकल कोई वो नहीं होता है। हाँ, हम जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, वो सभी देवी देवता को बहुत विनम्रता से हम पूजा करेंगे, याद करेंगे, जरूर करेंगे। हम उन जैसे संस्कार, मतलब कैसे देवी गुण वाले हैं, वो जरूर बनना चाहेंगे। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि हम ईश्वर को याद करते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो ध्यान करना है तो ये एनर्जी के साथ सुप्रीम एनर्जी दोनों का कनेक्शन कर दीजिए और बहुत प्यारा सा वो अनुभव करें। दैट इज मेडिटेशन। और जब हम दूसरे को मिलते हैं, सभी को किसी किसी से, तभी जाके, जब तक ये शरीर में एनर्जी है तब तक ये उसकी इम्पोर्टेंस है। तो जब हम दूसरे से मिलते हैं तो उनको एनर्जी पहले देखिए, क्योंकि शरीर तो बाद में आएगा। तो जरूर जरूर अभी भाई साहब कहेंगे कि हाँ मैं ध्यान करता हूँ, और मैं जरूर जरूर पढ़े तो ऑनलाइन में भाई साहब मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको मैं जरूर कराऊंगी मेडिटेशन अलग अलग, बहुत अच्छे से। और जब मैं ये भी एक भाई साहब आपसे और एक चीज हम शेयर करना चाहते हैं कि आपने जो किडनी वाली सिचुएशन की बात की, तो आपने ओनली मेडिसिन से ही क्लियर कर लिया। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। स्टीरॉइड्स 2.5 साल तक स्टीरॉइड्स लेने बहुत पड़े। बड़ा, आज के जमाने में किडनी प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। और उसमें देखो भाई साहब कितने तंदुरुस्त इतने सालों से, मतलब 90s में ये तो प्रॉब्लम हुई थी, आपने 95 बताया जुलाई 96 95, राइट? तो बहनें और भाई, आप बहुत वंडरफुल हैं। और आप यानी क्या, हमारी ये एनर्जी, तो वो एनर्जी को महसूस करके हम वंडरफुल आत्मा है। हम सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। बस फर्स्ट वो हम उसी तरीके से एक दूसरे को देखेंगे, तब जाके हमारे में वो एनर्जी, जो सेल है ना हमारा पूरे शरीर में करोड़ों सेल है, तो उसमें वो एनर्जी आती जाएगी और हम बहुत सुकून महसूस कर सकते हैं, खुशी महसूस कर सकते हैं। और आज लास्ट एक मैसेज में लेना चाहूंगी भाई साहब से, स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो हमारे सीए स्टूडेंट्स है, उनके लिए भाई साहब आप इतने अनुभवी हैं कि मैं क्या बोलूं। आप बस ऐसा लगता है आपसे सुनते ही चले जाए, लेकिन टाइम की मर्यादा को देखते हुए स्टूडेंट्स के लिए भाई साहब जरूर जरूर एक मैसेज दीजिए और प्रॉमिस कीजिए कि दूसरी बार हम जरूर फिर से मिलेंगे, आपके और इंटरव्यू लेंगे डेप्थ में। जरूर, ये मेरे लिए बहुत खुशी थैंक का यू। मौका रहेगा। स्टूडेंट्स, जैसे हमारे बड़ा प्रधान बार बार बता रहे हैं, आज भारत में यंगर जनरेशन की डेमोग्राफी हाईएस्ट है। यस। अपना यूथ बहुत ही पावरफुल है और उनको सही दिशा में जाना जरूरी है। लेकिन फिर से नम्रता से, लेकिन बहुत गौरवपूर्वक कह रहा हूँ कि मेरा बड़ा बेटा सीए नहीं हुआ, लेकिन उसने छोटा बेटा जो मेरा ग्रैंडसन है आरव, उसने फाउंडेशन ऑफ सीए की एग्जाम दी है और अगले वाह महीने ईश्वर की प्रार्थना करती हूँ कि वो उत्तीर्ण हो जाएगा। वाह। उसको भी मुझे बम्बई भेजना है सीए करने के लिए, वहाँ बम्बई की ऑडिट फॉर्म में सीए करेगा। तो जो भी विद्यार्थीगण सुन रहे हैं जो सीए बनना चाहते हैं या वकील या लॉयर बनना चाहते हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन यही है कि जैसे हम बचपन में सुनते आ रहे थे अर्जुन की
जिसको एक आँख ही दिखती थी पक्षी की और कुछ नहीं दिखता था, हम उसी तरह अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। अभी तो होता क्या है, सुबह में इंस्टाग्राम, दोपहर में फेसबुक, शाम को लिंक्डइन, रात को पान के गल्ले पे जाना, पिक्चर देखना, अलग-अलग रेस्टोरेंट में खाना मंगाना, उसी में काफ़ी समय चला जाता है। तो अभी स्टूडेंट को तो वो पक्षी की आँख नहीं, पक्षी भी दिखता है, डालियाँ भी दिखती है, पूरा पेड़ भी दिखता है और आकाश भी दिखता है, तो ध्यान भटक जाता है। तो मेहरबानी करके आप पूरा ध्यान रखिए, बहुत मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। ये 4-5 साल मेहनत करोगे तो पूरे जीवन में फिर आपको बहुत उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी और आप आपका ही नहीं, अपने देश का नाम भी रोशन कर पाओगे। आप सबको मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब। सीए स्टूडेंट्स, सुना आपने सर ने क्या कहा? अभी इससे बड़ा क्या चाहिए आपको ज्ञान? तो ज़रूर, ज़रूर अगर आपको लगता है कि हाँ, हमको सर की बात सुन के उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, जर्नी ले लीजिए, चलते जाइए, चलते जाइए। तो यस चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें क्योंकि यही आपकी रिटर्न गिफ्ट है सर के लिए। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगी, ऑल स्टूडेंट्स कि आप सर को ज़रूर, ज़रूर ये रिटर्न गिफ्ट दें क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हम अपने आप को ग्रैटिट्यूड में डालें। आपको आज इंस्पायर किया है सर ने, तो ज़रूर उनके लिए थैंक यू करके ज़रूर लिखिए और अभी हम विदा लेंगे और फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, ओम शांति। वैसा बहुत-बहुत दिल से दुआएँ, दिल से थैंक यू, शुभ भावना, शुभकामना आपके लिए कि आप ऐसे ही हमारी सेवा करते रहें और बहुत सारे लोग इंस्पायर होते रहें। धन्यवाद। ओम थैंक शांति। यू, ओम शांति।